नमस्कार दोस्तों, मैं केवी सर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे संज्ञा के बारे में। अगर संज्ञा के बारे में हम चर्चा करेंगे, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यह एक सरल टॉपिक ही है। आप इसको मतलब कि हार्ड ना समझें, मुश्किल ना समझें, और आप बस इसी बात का ख्याल रखिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी बरतनी है, इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि हम जैसे ऐसे देखते हैं कि हाँ, सरल टॉपिक है, एक बार याद करेंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसको थोड़ा ईमानदारी के साथ और एकदम धैर्य के साथ इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें ज़रूर सफलता हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा शब्द जैसे ही हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आनी चाहिए सर। सबसे पहले वो है नाम। नाम कैसे? जैसे मान लीजिए अब कोई लड़का है, लड़की है, पर्वत है, हिमालय है, या दुनिया है, जयपुर है, घर है, मतलब कोई भी नाम ले लीजिए आप, गाय है, भैंस है, कुछ भी नाम ले लीजिए, वो सारी संज्ञा के अंदर आती है। जिस चीज़ का नाम है ना, वो सारी संज्ञाएं हैं। तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लीजिए कि संज्ञा पर्यायवाची होता है नाम का, मतलब पर्याय होता है नाम शब्द का। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नाम शब्द का पर्यायवाची होता है। मतलब जिन जिन मतलब कि चीज़ों का नाम है ना, वो सारी संज्ञा के अंदर आती है। अब हम सीधा सा बात करते हैं तो हम संज्ञा की परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। वैसे संज्ञा शब्द बना है ज्ञा सम प्लस ज्ञा, दो संधि है, इनसे मिलकर, इनकी संधि से मिलकर बना है। सम प्लस ज्ञा का अर्थ है सम्यक ज्ञान कराने वाला, मतलब कि सब चीज़ों का ज्ञान कराने वाला। और इसके मतलब कि जैसे इस आप संज्ञा के बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ते चलेंगे, तब तब आपको पता चल जाएगा कि संज्ञा एक बहुत ही सरल टॉपिक है, इसको आप कठिन में ना समझे। तो हम आगे चल के बात करते हैं, संज्ञा के ऊपर बात करते हैं, संज्ञा की परिभाषा के ऊपर बात करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या वर्ग, विचार, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऐड की है, नाम। तो आप ये बात समझ जाइए कि किसी भी, मतलब कि अब मैंने यहाँ लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, विचार, भाव, मतलब इन व्यक्ति, वस्तु, विचार, स्थान, वर्ग, विचार, भाव के अंदर लगभग विश्व, मतलब कि दुनिया की सारी चीजें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। तो मतलब कि अब दुनिया में उपस्थित जितनी भी चीजें हैं ना, जिनका नाम है, वो सारी संज्ञा कहलाती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी संज्ञा की परिभाषा बता दी है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वर्ग, विचार या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे व्यक्ति 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 जैसे होते हैं गौतम बुद्ध हो गया, मैं हो गए, आप हो गए, मनोज हो गया, सुरेश हो गया, सरिता हो गई, या कुछ भी नाम लीजिए, वो हो जाता है कोई व्यक्ति। व्यक्ति मतलब कुछ भी, किसी भी व्यक्ति का नाम। अब वस्तु के रूप में, जैसे वस्तु में लोहा आ जाता है, संगमरमर आ जाता है, या टॉफी आ जाती है, या चॉकलेट आ जाती है। जो वस्तु है वो इसके अंदर आ जाती है, वो सारी संज्ञाएं हैं। और स्थान जैसे तारानगर हुआ, जयपुर हुआ, सीकर हुआ, चूरू हुआ, दिल्ली हुआ, वो सारे स्थान हैं, तो ये आ जाते हैं इसके अंदर। और वर्ग के अंदर, वर्ग का अंदर इसका मतलब है क्लास। वर्ग का इसके अंदर मतलब है क्लास से। अब वर्ग के अंदर जैसे लड़का आ जाती है, लड़की आ जाते हैं, गाय आ जाती है, बकरी आ जाते हैं, और मान लो सैनिक आ जाते हैं, या मान जो चीज़ों का समूह होता है वो वर्ग के अंदर आ जाते हैं। विचार विचार जैसे ईमानदारी हुई, ये सब विचार के अंदर आते हैं। और भाव भाव तो जैसे गुस्सा होता है, प्यार होता है, या ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, ये सब भाव के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें संज्ञा कहलाती है। तो ये आप समझ चुके होंगे, यहाँ आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा सर्वनाम संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा सीधा सा अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को। अगर आप एक सीधी परिभाषा बनाना चाहते हैं तो ये सीधी सी परिभाषा ऐसे बनती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब अपन पढ़ेंगे भाई संज्ञा के प्रकार। आमतौर पर मतलब कि संज्ञा के प्रकार होते हैं भाई, मतलब कहने को तो 5 प्रकार होते हैं। जहाँ हम कहीं कहीं पढ़ते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो ये बोलते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। संज्ञा सिर्फ 3 प्रकार की होती है। अब संज्ञा 3 प्रकार की होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे संज्ञा है, संज्ञा को 2 भागों में, मतलब कि आपके थोड़े से अधिक नॉलेज के लिए या थोड़ा अधिक ज्ञान देने के लिए, संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूर्त और एक होती है अमूर्त।
ठीक है। अब मूर्त वे होती हैं जिनको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, वे होती है मूर्त। और अमूर्त वे होती है जिसके अंदर भाव होते हैं, विचार होते हैं, अवधारणा होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते या चख नहीं सकते, मतलब जो आंतरिक भाव होते हैं उनको हम अमूर्त कहते हैं। इसी दौरान अपन आगे बढ़ते हैं, तब आपको मैं यहाँ समझाता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको मूर्त और अमूर्त। अब मूर्त के अंदर आते हैं, एक तो आते हैं आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक आती है जातिवाचक संज्ञा, और अमूर्त के अंदर आती है भाववाचक संज्ञा। चलो ये आगे नहीं आ रहा, आप समझ जाइए। भाववाचक संज्ञा आती है, तो अपन अब बात करते हैं। तो संज्ञा तीन प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, अपन थोड़ा आपको समझाने के लिए बात करें, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा वे होती है, ये मतलब कि ये आती है मूर्त के अंदर आती है। मतलब मैंने आपको बताया था कि संज्ञा को अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, मूर्त और अमूर्त पर। और मूर्त के अंदर आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, और अमूर्त के अंदर आती है भाववाचक संज्ञा। अब मूर्त का आप सीधा सा अर्थ लगा लीजिए, मूर्त का अर्थ है मूर्ति। अब मूर्ति को अपन देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको अपन देख छू सकते हैं, तो वो हो जाती है मूर्त प्रकार की। अब वैसे ही मूर्त के अंदर कौन से संज्ञा आती है, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है और एक जातिवाचक संज्ञा आती है। उसी दौरान अब अमूर्त होती है, अमूर्त होती है, तो अमूर्त के अंदर ऐसी जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उनको हम बोल देंगे अमूर्त। तो उसके अंदर आती है भाववाचक संज्ञा। तो अपन इनको एक तरफ एक साइड में रखते हैं, अपन बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपको इसको नोट नहीं करना है, और परीक्षा में आपको ऐसे पूछे भी नहीं जाएंगे कि भाई इस संज्ञा के आप मूर्त अमूर्त करके बताइए। आपको बस डायरेक्ट ऐसा पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको ऐसा बताना है कि संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बस आपको मैंने पहले ही बता दिया कि व्यक्ति एवं वस्तु जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं, उनको हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और वहीं भाववाचक संज्ञा वे होती है जिसमें मतलब भाव होते हैं, विचार होती हैं, मतलब अवधारणाएं होती हैं, उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञाएं। अब भाववाचक संज्ञा के अंदर अब ऐसे मान लीजिए अपन ऐसे कहते हैं कि भाई अपन अपने शरीर के जो आंतरिक आंतरिक कोई मतलब कि फेफड़े हुए, किडनी हुई, ये वो चीजें जिनको अपन छू नहीं सकते या जिनको अपन देख नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाववाचक के अंदर आती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें अगर अपन मतलब कि जब इन बॉडियों को, इन पार्ट्स को जब बाहर निकाला जाता है, तो अपन इनको देख भी सकते हैं और इनको छू भी सकते हैं। भाववाचक का सीधा सा अर्थ है जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मतलब बस उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनको हम फील कर सकते हैं, उनको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। तो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बता देता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही होगी, मतलब उसका कोई दूसरा रूप नहीं होगा, उस जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अब जैसे जैसे देख लीजिए हिमालय, मतलब हिम के आलय तो बहुत है, मतलब बर्फ के पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बर्फ के पहाड़ का नाम रख दिया गया हिमालय, तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वैसे ही एक नदी, अपन नदी के बारे में बात करते हैं, तो जैसे गंगा नदी, नदियां खूब सारी है, लेकिन एक नदी का नाम रख दिया गया भाई ये नदी गंगा नदी है, तो ये एक अपन ने एक विशेष नाम रख दिया इसका, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और यही जातिवाचक संज्ञा वो होती हैं जो मतलब कि दुनिया में अनेक होती हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रहा, दुनिया में उस जैसी अनेक। जैसे पर्वत, अब पर्वत कितने सारे हैं, जैसे पर्वत है, बहुत सारे हैं, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर्वत मिल जाएंगे। पर्वत हुए, नदियाँ हुई, पहाड़ हुए, झील हुए, झरने हुए, या आप जातिवाचक के अंदर जैसे लड़का लड़की हुए, कुत्ता हुआ, गाय हुई, भैंस हुए, घर हुए, ये मतलब कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे आपको देखने को मिल सकते हैं। और वहीं अगर अपन आगे बात करें, तो जैसे भाववाचक के अंदर मैंने आपको बताया, इसके अंदर सिर्फ भाव भाव, मतलब कि भाव का ही सब कुछ झेलमेल होता है। तो इसके अंदर जैसे प्रेम हुआ, प्रेम को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसको बस आप फील कर सकते हैं, अंदर से महसूस कर सकते हैं। घृणा हुई, घृणा को ना आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। एक सेकेंड, कलरिंग में थोड़ी सी, हाँ। और उत्साह है, अब उत्साह है ये कि आपको बहुत ज्यादा खुशी हो रही है,
आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, तो आप इस चीज़ को देख थोड़ी सकते हैं, उसको छू सब थोड़ी सकते हैं, आप उसको अंदर ही अंदर महसूस कर सकते हैं। जैसे निराशा हुई, आप दुखी हैं, धर्म हुए, लोकतंत्र हुआ। लोकतंत्र वह नहीं है कि भाई लोकतंत्र जैसे ये विधानसभा राज्यसभा होती है, ये कोई लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र अपने आप में एक भाव है, बहुत सारे मतलब एक देश का एक भाव है ये। जैसे फिर बधाई हुई, हम किसी को बधाई देते हैं तो आप बधाई को आप मतलब कि छू थोड़ी सकते हैं, उसको आप टच थोड़ी कर सकते हैं, बस आप उसको फील कर सकते हैं कि हाँ भाई आपका आपने मुझे बधाई दी उसके लिए धन्यवाद। और सफलता हुई, आप इन चीज़ों को बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप इनको टच नहीं कर सकते, आप इनको छू नहीं सकते, देख भी नहीं सकते। तो इसके बाद में अपन आपको इतना समझ में आ गया, ये जस्ट आपकी आपके लिए इतना ही था कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाए इसके बारे में। अब अपन इसके ऊपर विस्तार से बात करते हैं। अब बात करते हैं अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा आप देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे मुकेश, जयपुर, हिमालय, महाभारत, यमुना, रामायण, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब व्यक्तिवाचक ये चीजें, अब जैसे मुकेश है, मुकेश आपको एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब अब आप सोचते हैं भाई सर मुकेश नाम के तो बहुत बहुत मतलब कि लड़के मिल जाएंगे। लड़के तो मिल जाएंगे लेकिन एक वो विशेष माता पिता के होते हैं, उनके माता पिता एक ही है, तो वो उनके माता पिता से जन्मा इकलौता ही है। अब उनके माता पिता से कोई दूसरा मुकेश नहीं जन्मा है अभी तक, तो मुकेश इकलौता हो गया। जयपुर हुआ, जयपुर आप अब जैसे कहीं मान ले आप जयपुर जाते हैं, जयपुर जाने के बाद में आप अब मान लो आपने वहां को WTP देख लिया या जंतर मंतर देख लिया, तो आप जैसे ही जयपुर के अंदर जाएंगे तो आपको दिमाग में बस सीधा सा आएगा हाँ भाई ये जयपुर है। और जयपुर पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। वैसे ही हिमालय, हिमालय भी मतलब कि भाई अब मैंने आपको बताया बर्फ के पहाड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने एक बर्फ के पहाड़ का भाई नाम निकाल दिया कि भाई ये हिमालय है, तो इसको जैसे ही हम देखते हैं तो हम बोल देते हैं हाँ भाई हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महाभारत, महाभारत सिर्फ एक ही है, कोई दूसरी महाभारत अभी तक लिखी नहीं गई है और दूसरी महाभारत लिखी भी नहीं जाएगी। उसके बाद में यमुना नदी हुई, गंगा नदी हुई, सरयू नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, इन नदियों के नाम निकाल दिए गए तो ये एक विशेष नाम हो गया, तो ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती है। अब जैसे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, आप मतलब एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में सिर्फ केवल एक ही होती है, मैंने ये आपको पहले ही बता दिया। मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में, व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही होंगी। दुनिया में केवल एक ही होगी। और दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो। अगर आपको उसके बारे में मतलब जानकारी नहीं है तो आप उसको नहीं पहचान सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास मुकेश नाम का कोई, मान लीजिए आप और आपके एक दोस्त खड़ा है और आपके पास, आपके दोस्त के पास एक लड़का आता है और आपका दोस्त उसको मतलब कि संबोधित करके कहता है कि भाई ये मुकेश है। आप उस इंसान को पहले नहीं जानते, मतलब जैसे अब आप उस बंदे को कहीं भी देखो आप पहचान जाएंगे कि हाँ भाई वो मुकेश है। अगर मान लो वो आपको मतलब आपका दोस्त अगर आपको नाम ना बताए उस इंसान का कि भाई ये मुकेश है, मान लो आपका कोई एक दूसरे से कोई जानकारी ना हो, कोई संबोधन ना हो, तो वो मतलब आप कहीं भी मिलो तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई उस जैसे बहुत सारे लड़के आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके बाद आपको उसकी जानकारी मिल जाती है, आपको कोई उसकी पहचान करा देता है, तो फिर आपको उसकी, आप जब कहीं भी उससे मिलेंगे तो आप बता देंगे हाँ भाई वह मुकेश है। तो बस इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर एक यही चीज होती है कि पहले थोड़ी बहुत जानकारी हो जाना बहुत जरूरी होती, मतलब पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी, पहले थोड़ी बहुत, एक सेकेंड, पहले थोड़ी जानकारी आवश्यक, थोड़ी जानकारी आवश्यक है। तो अब इसके बाद में आगे करते हैं। जैसे हम मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे एक आप शब्द ले लीजिए दिलीप। दिलीप एक, दिलीप पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है। नाम वैसे अलग अलग मिल जाएंगे लेकिन एक विशिष्ट माता पिता का एकमात्र ही पुत्र है। अब दिलीप और भी मिलेंगे लेकिन उनके माता पिता भी दूसरे होंगे। तो दिलीप एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन दिलीप तो एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन दिलीप असल में है क्या? दिलीप एक व्यक्ति है जो कि एक संज्ञा है। तो यहाँ मैं आपको बताया था कि एक स्थान व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। जयपुर, जयपुर एक शहर है। शहर तो बहुत सारे हैं, लाइक
जयपुर है, सीकर है, दिल्ली है, प्रयागराज है, बनारस है, उत्तराखंड है, या मान लीजिए उत्तराखंड क्या शिमला है, देहरादून है, शहर तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर अपन एक उनके मतलब कि नाम निकाल दिए, जैसे अब मैंने आपको इन सब के नाम बताए, तो वो सारे हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसे ही हिमालय, हिमालय तो दुनिया में एक है, लेकिन उस जैसे पर्वत बहुत सारे हैं। वैसे ही महाभारत, महाभारत पुस्तक सिर्फ एक ही है, लेकिन पुस्तकें बहुत सारी हैं। आम और यमुना, यमुना भी अपने में सिर्फ एक ही है, पर यमुना है एक नदी, पर नदियां बहुत सारी है, लेकिन उन नदियों में यमुना सिर्फ एक ही नदी है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे अपन बात करें तो जातिवाचक के ऊपर अगर अपन बात करें, जातिवाचक के ऊपर अगर हम बात करें तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसके मतलब जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति या वर्ग का बोध करा देता है। मतलब पूरी क्लास या मतलब कि उनके पूरे समूह है या वर्ग, पूरे समुदाय का अपने को पूरी जाति का बोध करा देता है। जैसे नदी, अब नदी कितनी होती है, मतलब कि नदियाँ बहुत सारी होती हैं। अपन जैसे ही अपन नदी नाम लेते हैं तो अपने दिमाग में उसकी एक छाया चित्र बनना शुरू हो जाता है। और नदियाँ कितनी सारी है, अब एक कोई अगर उसी नदी में जैसे अपन किसी का नाम रख दे, जैसे उस नदी ब्रह्मपुत्र नाम रख दिया, तो वो नदी हो जाती है व्यक्तिवाचक है। लेकिन अपन ऐसा नाम बोलते हैं नदी, अपने को पता तो नहीं कौन सी नदी, नदियां तो बहुत सारी हैं तो नदी। अब पर्वत का नाम ले तो पर्वत कितने सारे हैं, पर्वत दुनिया में बहुत सारे हैं, तो पर्वत एक जातिवाचक हो जाता है। क्योंकि हम अब पर्वत जैसे ही नाम लेते हैं तो उसके अंदर दुनिया की जितनी भी पर्वत है वो सारे आ जाते हैं। हम अब किसी का नाम लेते हैं घर, अब पूरी दुनिया में जितने भी घर है वो सारे के सारे जातिवाचक के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही लड़का लड़की, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो उसके बाद यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया हो कि जातिवाचक संज्ञा वह होते हैं जिसमें एक पूरे समुदाय या वर्ग, मतलब पूरे समुदाय की जाति या वर्ग का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब सभी को इस बात का मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि भाई संज्ञा के प्रकार तो तीन ही होते हैं, लेकिन हमें तो पांच बताए गए थे। तो पांच प्रकार के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जातिवाचक के दो उपभेद और होते हैं। जैसे संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, वैसे ही जातिवाचक के दो उपभेद और होते हैं। ये उपभेद होने को तो वैसे ये अंग्रेजी वर्णमाला से आए हुए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हिंदी मतलब कि अंग्रेजी व्याकरण में थे और धीरे धीरे अब हिंदी व्याकरण में भी काम में लिए जाने लगे। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ संक्षिप्त में। तो इसके बाद में हम बात करते हैं, मतलब जातिवाचक दो प्रकार के होते हैं, यहाँ आपको दिखाया हुआ है। एक होती है जातिवाचक मतलब समूहवाचक संज्ञा, और एक होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक संज्ञा के अंदर सीधा सा आपको आपको दिख रहा होगा कि समूह के बारे में बात करिए, और मैंने इसके अंदर आपको परिभाषा किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्द, वे शब्द जो अपने को किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे कि सेना, कक्षा, ये वह चीजें हैं इनके अंदर समूह होते हैं। जैसे सेना के अंदर अब एक तो भाई एक सोल्जर तो होता नहीं है, बहुत सारे मतलब सैनिक होते हैं, तो उन सैनिकों को मिला के एक सेना बनती है, तो वह एक समूह है। अब सेना, सेना का जैसा ही नाम आता है तो अपन समझ जाते हैं कि इसके अंदर सैनिकों का समूह है। वैसे ही कक्षा, कक्षा का जैसे ही नाम लेते हैं तो कक्षा एक विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का एक समूह होता है। तो मैं तो परिभाषा भी ऐसी ही लिखी गई है कि किसी जाति मतलब कि किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अपन आगे चल के बात करें तो जातिवाचक के दूसरे भेद के बारे में बात करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहला दूसरे भेद के बारे में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको सीधा सा दिख रहा है कि द्रव्य, आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि द्रव्य और ये द्रव, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक चीज नहीं है। द्रव्य, द्रव्य के द्रव्य के तीन भेद होते हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो आप ये ना समझे कि द्रव और द्रव्य और द्रव एक ही चीज होते हैं, मतलब एक ही शब्द है, ऐसा कुछ नहीं है। द्रव्य द्रव्य का मतलब सीधा सा अर्थ होता है पदार्थ, और पदार्थ, पदार्थ के तीन भेद होते हैं, जैसे ठोस होते हैं, द्रव होती है, गैस होती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर जितने भी मतलब इसके अंदर बताया गया है कि किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपको सीधा समझ में आ गया। जैसे चीनी, चीनी एक ठोस है, इसलिए इसको अपन द्रव्यवाचक कहते हैं। मिट्टी, मिट्टी भी ठोस के अंदर ही आती है। और पानी, पानी जो है वो द्रव्य के अंदर आता है। यहाँ पर आप ऑक्सीजन लिख दें तो इसके अंदर ये गैस के अंदर आती है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि
जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। पहली होती है समूहवाचक संज्ञा, वैसे मतलब कि जिस संज्ञा के अंदर समूह है, मतलब वे शब्द जो समूह है या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और द्रव्यवाचक संज्ञा वह होती है जैसे वे है शब्द जो किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराते हैं, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है, जैसे चीनी, मिट्टी, मतलब कि नमक, और जैसे भाई आपको बात करते हैं जैसे सोना होता है, ये सब द्रव्य के अंदर ही आती है। इसके ऊपर इस बाद में अपन बात करते हैं। तो अब एक थोड़ा सा छोटा सा आपका एक पेपर मतलब क्वेश्चन ले लिया जाता है, तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो जैसे पर्वत हुआ और विंध्याचल हुआ। एक सेकंड, आप थोड़ा सा, जैसे पर्वत हुआ, विंध्याचल हुआ, तो इनके यहाँ पर बात करें जैसे पर्वत। अब आप एक बात बताइए, पर्वत पर्वत दुनिया में कितने हैं? पहले दुनिया में अनगिनत पर्वत हैं, तो पर्वत की एक क्लास हो जाती है, एक वर्ग हो जाता है। तो यहाँ पर पर्वत क्या हो जाता है? जातिवाचक। विंध्याचल मतलब कि पूरी दुनिया में विंध्याचल कितने का है? हमने क्या किया, बहुत सारे पर्वत है, उनमें से एक पर्वत का नाम रख दिया कि भाई ये विंध्याचल है। तो विंध्याचल का एक विशेष नाम रख दिया गया। तो एक विशेष नाम मैंने आपको पहले बताया था, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। वहीं अपन बात करते हैं तो नदी बहुत सारी हैं, तो हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये एक जातिवाचक है। और वहीं ब्रह्मपुत्र, हमने एक बहुत सारी नदियों में से एक नदी का नाम निकाल दिया कि भाई ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये हो जाती है व्यक्तिवाचक। अब अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे पर्वत है, पर्वत तो बहुत सारे हैं, उसके जैसे मतलब उनके जैसे अनेक चीजें हैं, लेकिन विंध्याचल है, विंध्याचल उस जैसा मतलब कि उस जैसी दुनिया में सिर्फ एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। वैसे नदी नदी तो बहुत सारी है, तो उनको जातिवाचक के अंदर लाया जाता है। और वैसे ही ब्रह्मपुत्र सिर्फ एक ही है, तो ये आ जाती है व्यक्तिवाचक के अंदर। अब बात करते हैं अपन, ये थोड़ा सा एरर हो गया, गाय के बारे में। गाय गाय तो बहुत सारी हैं, एक उनकी एक पूरा एक समूह होता है, तो ये आ जाती हैं जातिवाचक के अंदर। अब गायों के अंदर ही वो कहते हैं ना, गायों के अंदर ही जर्सी गाय होती है, वो कहते हैं अमेरिकन गाय होती है, जर्सी गाय होती है, ये मतलब कि गायों की ही नस्लें होती हैं। अब जर्सी गाय है, जर्सी गाय क्या एक ही है? आप सोच के बताइए, जर्सी गाय क्या एक ही है? जर्सी गाय तो बहुत सारी हैं। तो आप ये अब ऐसा मत समझिए गाय के बाद में भाई अब नस्ल के ऊपर आ गए तो उसका भी कोई जर्सी गाय भी मतलब बहुत सारी होती हैं, तो ये भी जातिवाचक के अंदर ही आती है। आप इसको व्यक्तिवाचक के अंदर ले जाकर कोई गलती ना करें। और इसके बाद में अपन बात करते हैं फूल। फूल तो बहुत सारे हैं, जैसे गेंदे का फूल हुआ, सूरजमुखी का, गुलाब, कमल, बहुत सारे फूल आते हैं, तो ये आ जाता है जातिवाचक के अंदर। और गुलाब आ जाता है, आप बताना चाहेंगे तो गुलाब किसके अंदर आ जाता है? कमेंट के अंदर आप मुझे बताएंगे। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको भी इसमें भी कुछ ना कुछ कहीं मतलब कि समस्या हो रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट के अंदर जरूर बताइए कि गुलाब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा का सीधा सा अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, और अब मैं आपको मतलब कि भाई आपकी क्वेश्चन पूछ लिया जाए परीक्षा के अंदर, तो उसके लिए मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। तो वे शब्द या पदार्थ जिनमें गुण, अवस्था, भाव आदि शब्दों का मतलब कि आदि विचारों का बोध होता है, मतलब कि गुण अवस्था भाव विचार का बोध होता है, उसे अपन भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता हुई, घृणा हुई, कविता हुई, धैर्य हुई, बचपन हुआ, गुरुत्व हुआ, बहादुरी हुआ, मित्रता हुआ, ये सारे के सारे आप इनको छू नहीं सकते, आप इनको देख नहीं सकते, बस आप इनको महसूस कर सकते हो। अब सुंदरता को आप कभी देख थोड़ी सकते हो। आप अब मान लीजिए आप कहते हैं हाँ सर हम किसी को वो सुंदर है, हम उसकी सुंदरता को देख सकते हैं। आप उसकी सुंदरता तो एक मतलब कि आंतरिक भाव है जो आपके मन से उठता है, उसके मतलब कि आपके आंतरिक भाव से उठने वाला एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। जैसे मित्रता होती है, आप दो आपके मतलब कि आपका कोई दोस्त, आप दोनों के बीच में मित्रता है, गहरी मित्रता है, तो मित्रता आपको दिखाई थोड़ी देती है भाई हाँ, आप एक ऐसे थोड़ी हाँ ये मेरी मित्रता है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। मित्रता तो एक आंतरिक भाव है,
भाव है, विचार है, कोई अवधारणा है। तो बस इतना ही है। बचपन हुआ, ये हमारा भाई बुढ़ापा हुआ, ये सारी चीजें हैं, बस एक महसूस की जा सकती है, इनको अपन देख नहीं सकते। अब आप बोलेंगे बुढ़ापे को तो देख सकते हैं, आप बुढ़ापे को नहीं देख रहे हैं। आप बस जो हमारा शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, बस आप उसको देख रहे हैं, आप बुढ़ापे को नहीं देख सकते। बुढ़ापा एक खुद में एक आंतरिक भाव है। तो बस यहाँ तक ही हमारी आज का क्लास थी। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके मतलब कि संज्ञा से वैसे, अगर अपन संज्ञा के बारे में बात करें तो संज्ञा से जो मैंने पिछली आपकी कक्षाओं के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो मैंने थोड़े अध्ययन किए थे, तो मुझे एक चीज़ सामने आई है कि संज्ञा से मतलब इस संज्ञा का परीक्षक के ऊपर या तो पता नहीं वो देना नहीं चाह रहे, या वो शायद इसको काफ़ी ज़्यादा सरल समझते हैं, इसकी वजह से उसके अंदर वो क्वेश्चन ही दे रहे। अभी पीछे 2022 के अंदर ही संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन था, जिस संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से फिर बीच में जगह वाली रिक्त स्थान, जिस संज्ञा शब्द से के मतलब कि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी ये आपके पिछले मतलब कि 2022 के अंदर 10th में आया था। ये एक आप इसका जवाब मुझे कमेंट में देंगे, और कल हम इसके बारे में आप मतलब कि चर्चा करेंगे। ये आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुकिए एक सेकंड, थोड़ा सा मतलब कि एक सेकंड इसको थोड़ा सा मतलब मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। जिस संज्ञा शब्द से फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा जगह खाली दी गई थी, के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये आपकी पिछली जो 2022 का आपका जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो आशा है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ें अच्छे ढंग से समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपको कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की संज्ञा के अंदर अगर कोई भी कठिनाई आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके और उस के बारे में हमें बता सकते हैं। और मैंने आपको याद रखिए, आपको करने के लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो मैंने आपको ये पूछा था कि भाई गुलाब कौन सी संख्या के अंदर आता है, और एक मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन आपके 2022 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।